देखिए ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है आपका अर्धचुंबकीय पदार्थ। मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे और मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरीके के होते हैं, जिसमें से एक आपको पहले पढ़ा दिया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और अगले वाला है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि एक को पढ़ लो अच्छी तरीके से, बाकी जो दो हैं आप कंपैरिजन से उनकी डेफिनेशन दो, कंपैरिजन से उनके जो प्रॉपर्टीज होती है उनको बताइए और फिर एक्सप्लेन करिए। ठीक है, 4 चीजें हमें पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन देना, एग्जाम्पल, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। इन 4 चीजों को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा की कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे आपने प्रतिचुंबकीय को बताया था, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्रतिचुंबकीय का मतलब था कि पहली बात तो जो सिंपल थी, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन का एक पॉइंट है ना, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट प्रतिचुंबकीय में क्या था कि इसके जो एटम होते हैं, यानी इस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते, यानी जो परमाणु होते हैं उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम निकालें तो वो 0 होता है। दूसरी बात, अगर आप इनको किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के जाते हो तो ये हल्के से, ठीक है ना, हल्के का मतलब एक तो होता है स्ट्रांगली, एक होता है फीबली, ठीक है, तो ये हल्के से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। अब प्रतिकर्षित होने को आप क्या कह सकते हो भाई, आकर्षण किसको कहते हैं, यानी उसकी तरफ खींचे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको खींचे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके का, एक तरफ स्ट्रांग है एक तरफ वीक है, तो वास्तव में स्ट्रांग की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रांग से वीक की तरफ जाते हैं, ऐसे आप कह सकते हो। यानी इस प्रकार के जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या तो ऐसे कहिए या फिर कहिए हल्के से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और उनके परमाणुओं का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0। इसका मतलब उनके जो परमाणु होते हैं वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते। ठीक है, फिर इसको बात आती थी कि क्या रखें, फिर उसके एग्जांपल्स हमने पढ़ाए, लेकिन हमने ये कहा था कि डेफिनेशन जो देनी है ना, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो परिभाषा है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के विपरीत है। तो विपरीत कैसे उसको समझना है। तो अब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो सबसे पहली बात, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके जो परमाणु हैं वो चुंबक की तरह काम करते हैं। इनको टिनी मैग्नेट्स कह सकते हो। टिनी का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा मैग्नेट। वैसे भी आप जान रहे हो परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु तो आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है, तो एक बहुत छोटा सा है। लेकिन परमाणु चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो एक बहुत छोटी सी चुंबक है, इसलिए उसको आप टिनी मैग्नेट कहते हैं। तो परमाणु जो है वो चुंबक की तरह काम करते हैं। इसका मतलब इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आप उसको 0 नहीं कह सकते, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बन जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण होता है, अब आप 0 होता है या कुछ होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे करके कुछ ना कुछ बना देगा। आपको डेफिनेशन पता है तो आप उसका जवाब दे दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर इनको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो अब उसका उल्टा करना है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें तो फीबली रिपल हो रहे थे, ये फीबली अट्रैक्ट हो जाते हैं, हल्के से आकर्षित हो जाते हैं, यानी कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, कम से अधिक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। या फिर एक और चीज कही जाती है, जैसे मैग्नेटाइज होना कहते थे तो वहां उनको कहते चुंबकित होना कहते थे, वहां पर बोला जाता था चुंबकित तो होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में, यानी उनके अंदर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र हमने अप्लाई किया था उसके अपोजिट दिशा में आता है, जबकि यहां पर ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उसी की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। यानी इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आएगा उसकी डायरेक्शन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगी। जबकि आपने उसको एक्सप्लेन किया था तो वहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M निकल के आया था वो चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट आया था, तो उसी से तो क्लियर हो रहा था कि रिपल हो रहे हैं, और यहां पर उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये आकर्षित हो रहे हैं। बात समझ आएगी नहीं। यानी 3-4 पॉइंट है डेफिनेशन में। पहला पॉइंट, इनके परमाणु जो है
उनका चुंबकीय द्रव्यभार शून्य नहीं होता, बल्कि कुछ न कुछ होता है, यानी इनके परमाणु छोटी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखोगे तो ये हल्के से आकर्षित हो जाएंगे, या फिर कहिए कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन बीच में से बना देते हैं। चलिए अब बात आती है एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल ऐसे हैं जितने ज्यादा याद कर सको उतने याद कर लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जब क्वेश्चन बनता है, भाई नॉर्मल अगर डेफिनेशन आ जाए कि अणुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दीजिए और कोई से 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो कोई परेशानी नहीं है, आप तो कोई से भी लिख के चले आओगे। लेकिन परेशानी कब आएगी कि निम्न में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब वो डिपेंड करेगा कि उसने क्या दिए और वो तुमको याद है कि नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितने भी एग्जाम्पल हमने बता दिए या बुक में और लिखे हो, सबको आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात आ जाए, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, यानी सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरह से जो आ रहे हैं ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। वैसे देखिए आयरन, निकिल और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। आयरन, निकिल और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आयरन और निकिल का घोल ले रहे हो तुम, घोल का मतलब उसको घोल करके आप उसको लिक्विड फॉर्मेट में बना रहे हो, तो वो उनके अंदर प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी उससे, क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थ कम तो होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होना, तो थोड़ी सी कम हो जाएगी उसकी जो प्रॉपर्टी है। इसलिए वो किस में आ जाएगा फिर, अणुचुंबकीय में, क्योंकि अणुचुंबकीय भी आकर्षित होता है, लोह चुंबकीय भी आकर्षित होता है, लेकिन वो स्ट्रांगली आकर्षित होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और ये फ्रीली अट्रैक्ट होता है। सही है ना, तो ये भी ध्यान रखोगे। लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आप एग्जाम्पलों को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, भाई हमारी डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए, अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसकी तरीके से आप दोगे, बस उल्टा करते चले जाओगे। तो पहला पॉइंट, अगर आप इसके गुणों की बात करेंगे तो गुणों में पहला पॉइंट, मान लीजिए आप सबसे पहला पॉइंट हम ये दिखाते थे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी अपने आप में, कि अगर एक चुंबकीय अणुचुंबकीय पदार्थ लेके चल रहे हैं, ये अणुचुंबकीय पदार्थ है, और अणुचुंबकीय पदार्थ को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है, तो वहां चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति क्या होगी। तो यहां जो चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि ये आकर्षित होते हैं, तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हो जाती हैं। जैसे आप ऐसे करके दिखा रहे हो चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। लेकिन जब इस पदार्थ को उसमें रख दिया जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, यानी पास पास हो गई उसके अंदर पास पास हो गई। जबकि प्रतिचुंबकीय में आपने इसको देखा था तो दूर दूर हो गई थी, और वहीं से आप इनमें डिफरेंस करोगे कि ये पदार्थ जो कैसा पदार्थ है। क्लियर, पहला पॉइंट आपका कि किसी भी अणुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सिचुएशन क्या हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आपका रखा हुआ है, आपने एक नॉर्थ पोल ले रखा है, इधर आपका एक साउथ पोल है, और इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दिखाओगे तो नॉर्थ से साउथ ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और अब आप इसमें ये कोई टुकड़ा है अणुचुंबकीय पदार्थ का, और इस टुकड़े को इसके अंदर रखते हो, अगर आप ऐसे भी रखोगे तो ये घूम के अपने आप ऐसे हो जाएगा, जबकि उसमें ऐसे रहता था, परपेंडिकुलर होता था, लंबाई उसके परपेंडिकुलर हो जाती थी, और यहाँ पर जो लंबाई होगी उसकी अनुदिश हो जाएगी। ये सिचुएशन इसमें हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर आप यू टाइप की एक नली लेके समझना चाह रहे हो, मान लीजिए अणुचुंबकीय पदार्थ है और लिक्विड फॉर्मेट में है, और लिक्विड फॉर्मेट का अणुचुंबकीय पदार्थ आप लेकर के चल रहे हैं, और उसको यू नली में आपने भर रखा है, ये यू नली में भर रखा है। नॉर्मली आप देखोगे तो इस नली के जो दोनों सरफेस होंगे वो दोनों सेम रहेंगे। कोई भी लिक्विड होता है, पानी है, पानी भरा जाता है किसी में तो सरफेस लेवल एक रहता है वाटर लेवल, ऐसे इसका भी लेवल एक रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम एक्सटर्नल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे नॉर्थ और साउथ, तो उसमें तो क्या था, प्रतिचुंबकीय में वो लेवल नीचे गिर जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, वो लेवल ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसमें जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, जब इसमें ऊपर चढ़ जाएगा तो दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्रतिचुंबकीय वाली। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भी देखिए एक पॉइंट मैंने वहां नहीं बताया था, यहाँ पे उसको समझ लीजिए। मान लीजिए आप दो मैग्नेटिक पोल्स ले रहे हो, मैग्नेटिक पोल्स आपने ऐसे लिए, नॉर्थ और ये साउथ, और इसमें भी दो तरीके समझने की कोशिश करिए।
एक बार नॉर्थ और साउथ को आपने थोड़ा सा दूर लिया है और एक बार नॉर्थ और साउथ को आपने बहुत पास लिया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप होता क्या है, जहां हम नॉर्थ और साउथ को पास रखते हैं वहां बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग या अधिक, और किनारों की तरफ थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। लेकिन जब आप इनको दूर लेते हैं तो बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? कम होता है, वीक होता है। आप यहां लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग और इस जगह पे लिख सकते हो वीक। तो पहले इस चीज को समझिए कि जब दो मैग्नेटिक पोल्स आप ले रहे हैं और मैग्नेटिक पोल्स को पास पास ले आते हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और लेकिन जब थोड़ा दूर रखते हैं उनको, उनके बीच में गैप जब ज्यादा होता है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। अब हमने क्या किया, अब हमने किसी बर्तन में और लिक्विड फॉर्मेट में चुंबकीय पदार्थ लिया, और वो फिलहाल हम कौन सा ले रहे हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ लेकर के चल रहे हैं। तो अणुचुंबकीय पदार्थ मान लीजिए कोई बर्तन है ये, और इस बर्तन के अंदर आपने एक अणुचुंबकीय पदार्थ भर दिया, और वो भी कैसा है? लिक्विड फॉर्मेट में है। लेकिन परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है किसकी? अणुचुंबकीय पदार्थ की, कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यही परिभाषा है। अब वीक बीच में वीक है और किनारों की तरफ स्ट्रॉन्ग है, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो मैटेरियल भरा हुआ था वो किनारों की तरफ तो ज्यादा हो जाएगा और बीच में थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना। बीच में से तो कम हो गया और किनारों की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि किनारों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कम है। ऐसे यहां देखोगे तो यहां बीच में क्या है? ज्यादा। अब अगर इसमें वो भरा होगा, जब पहले शुरू में भरा आपने तब तो लेवल सेम था जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही इस पर रखेंगे उसको तो अब बीच में ज्यादा है तो बीच में ज्यादा आ जाएगा, यानी अब की बार वो बीच में तो ज्यादा होगा और किनारों की तरफ थोड़ा सा कम होगा, इस तरीके से। जबकि अगर इसी चीज को तुम प्रतिचुंबकीय के लिए समझते तो प्रतिचुंबकीय में क्या हो जाता? ये मान लो नॉर्थ है और ये आपका साउथ है और ये दूर दूर है, तो बीच में ये वीक होता। ये बर्तन हो गया आपका, अब बीच में वीक होता। एक और ले लें, चलिए पास पास वाला ले लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ और बीच में ये स्ट्रॉन्ग होता। यहां भी बर्तन ले लिया आपने, ऐसे करके दिखा दिया। अब प्रतिचुंबकीय में क्या डेफिनेशन थी? प्रतिचुंबकीय डेफिनेशन इसके अपोजिट थी। ये तो कम से ज्यादा की तरफ आकर्षित होता है और वो क्या होते थे? ज्यादा से कम की तरफ आकर्षित होते थे। तो कम की तरफ आकर्षित कब? तो वीक। जैसे इसमें ये वाला, ये बीच में वीक है तो यहाँ गड्ढा हो गया, लेकिन यहाँ वीक वाले की जगह पे क्या हो जाएगा? ऊपर बीच में उठ जाएगा और किनारों पे कम हो जाएगा। ये सिचुएशन इसमें बन जाएगी। और जबकि इस वाले को देखोगे तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग में ऊंचा हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग में गड्ढा टाइप का हो जाएगा, किनारों में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को ही परिभाषित कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दो चीजें और आती थी जिसमें एक म्यू आर और एक काई एम। म्यू आर का मतलब है आपेक्षिक चुंबकशीलता और काई एम का मतलब है आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसके बारे में और बात की जाती थी। तो आप मान लीजिए इसके बारे में बात कर रहे हो कि भाई म्यू आर की सिचुएशन क्या है। तो अगर आप इसको प्रतिचुंबकीय के लिए देखते थे और म्यू आर के साथ साथ एक और बात काई एम की सिचुएशन क्या है, तो पहले चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते थे। तो इसके लिए जो प्रतिचुंबकीय के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति छोटी होती थी, स्मॉल एंड नेगेटिव और ऋणात्मक होती थी। लेकिन यहां पर काई एम का जो वैल्यू होगी वो होगी तो धनात्मक, लेकिन उसकी वैल्यू स्मॉल होगी। ठीक है ना? तो कैसी होगी? पॉजिटिव और स्मॉल। वैल्यू कम है, जैसे 1/2, 0.25, 0.5, वैल्यू कम है लेकिन पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव नहीं कहो। ठीक है? अब बात आती है भाई इनमें रिलेशन की। तो आपको अच्छी तरह से पता है म्यू आर इक्वल टू आता था 1 प्लस काई एम, ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले ही करा दिया है।
अब इस सिचुएशन में देखेंगे जब काई एम की वैल्यू आपकी क्या है, कम है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन अब ये कम है, इसका मतलब म्यू आर तो 1 से बड़ा ही आएगा ना। आप कह सकते हो ना कि इस केस में म्यू आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ ना कुछ प्लस होना है, इसलिए 1 से बड़ा हो गया म्यू आर, जबकि वहां म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई थी, क्योंकि वो माइनस में थी। अब माइनस में थी और 1 में से माइनस करोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, इसलिए इस केस के लिए, इसके लिए आपने म्यू आर को लिखा था म्यू आर इज लेस देन 1। समझ गए ना। और इसी चीज को अगर तुम, अभी मैं उसकी डिस्कस बाद में करूंगा, लेकिन फिर भी यही कंपैरिजन में समझें इन दोनों को, तो लौह चुंबकीय में चले आओगे तो इन दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 2 से लेकर के 10 की पावर 5 तक, या 10 की पावर 3 से लेकर के 10 की पावर 5 तक, ठीक है ना। यानी वो स्ट्रॉन्गली बात जब उसमें आती है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू भी बहुत अधिक होती है और म्यू आर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए खैर, अब एक पॉइंट और बचा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है टेम्परेचर के साथ। यानी काई एम का ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसका टेम्परेचर के साथ क्या संबंध होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बता दिया था कि ताप पर ये निर्भर नहीं करती, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ का इंपॉर्टेंट है, इसलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ताप पर निर्भर करती है, और निर्भर में भी निर्भर कैसे करती है, काई एम इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर रेसिप्रोकल है, यानी ताप को बढ़ाने पर उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति घट जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण है एक तरह से वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति घटती चली जाएगी, और वही इसका हिसाब है, वही लौह चुंबकीय पदार्थ का हिसाब है। हालांकि यहीं से एक नियम निकल करके आता है जिसको क्यूरी लॉ बोलते हैं, और फिर मैं लौह चुंबकीय उसमें चले जाएंगे तो उसको क्यूरी बायस लॉ कहते हैं, उसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन यही एक तरह से क्यूरी लॉ है। केवल आप इसमें क्या दिखा दोगे, इसी को लिख दोगे, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जब आप इसको सही तरीके से लिखोगे तो काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी। सी यहाँ पर एक नियतांक आ गया जिसको क्यूरी नियतांक कहते हैं, और इसी नियम को क्यूरी का नियम कहते हो आप। तो इस तरीके से आपने अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा को समझा, आपने उसके एग्जाम्पलों को समझा, आपने उनकी प्रॉपर्टीज को समझा, गुणों को समझा, और साथ ही साथ प्रतिचुंबकीय के साथ में उसका कंपैरिजन भी किया। अब बात आती है इसकी एक्सप्लेनेशन की, इसकी व्याख्या की, कि भाई इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आसान है प्रतिचुंबकीय के कंपैरिजन में, इस पे इतनी दिक्कतें नहीं है। देखिए, आपने डेफिनेशन में जो चीजें कही होती हैं हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें डेफिनेशन में पहली बात तो क्या कही, डेफिनेशन में आपने बताया कि इसके जो परमाणु होते हैं उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो अब इस तरह से परिभाषित करने के लिए इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी। देखिए, इसकी व्याख्या की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट जैसे आपने उसमें दिया था कि इसमें मोस्टली ऐसे पदार्थ में जो परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है मोस्टली वो सम संख्या में होती थी, और वो पेयर बना करके रहती थी, और एक पेयर के अंदर एक दूसरे के अपोजिट घूमते थे। ये चीज उसमें कही थी आपने। लेकिन अब यहां आएंगे, यहां क्या होता है, यहां पर मोस्टली ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम नहीं होगी, और साथ ही साथ पेयर में भी नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उसके कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। मान लो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो एक डायरेक्शन में, तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तुम एक परमाणु है तुम्हारे पास, एक परमाणु के अंदर तुम्हारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 तो घूम रहे हैं, 3 तो घूम रहे हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज, और 4 घूम रहे हैं आपके क्लॉकवाइज। तो 3 का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो इनमें से 3 के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, लेकिन एक का तो बचेगा। बात समझिए कि नहीं, एक का तो बचेगा, इसका मतलब एक का बचेगा तो उसकी वजह से इस परमाणु के अंदर क्या आ जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा।
और इसीलिए m की वैल्यू अब 0 नहीं होगी, बल्कि उसके परमाणु के अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, यानी वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताना है आपको, ये ऐसे या इन पदार्थों में ऐसे परमाणु होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर बराबर संख्या में चक्रण नहीं करते, बराबर बराबर संख्या में घूमते नहीं है, बल्कि एक दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। दूसरी दिशा के कंपैरिजन में बात की जा रही है, तो एक दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर एक दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो उस परमाणु के अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ न कुछ मान आवश्यक होगा। या मान लो जैसे 7 है तो 5 और 2 कर दिया आपने, अब 5 में से 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, 3 की वजह से तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। तो क्लियर हो गया आपका कि भाई इनके परमाणुओं के अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो 0 नहीं हो सकता। लेकिन पूरे पदार्थ का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अब भी 0 होता है। अगर आप पूरा पदार्थ लोगे, ये पूरा पदार्थ ले लिया, इसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m जो है वो अब भी 0 है। अब 0 क्यों है? क्योंकि मान लो ये इसके परमाणु है, ये परमाणु है इसकी, लेकिन हर परमाणु इसका एक किनी मैग्नेट है, हर परमाणु इसका एक सूक्ष्म चुंबक है, लेकिन सबके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा अलग अलग है। दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी की डायरेक्शन किधर है। इसका मतलब मान लो इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी मान लीजिए ऊपर की तरफ है, इसकी इस डायरेक्शन में है, और इसी तरह से तितर बितर है। अब एक बात बताइए, जब इनके सबके जैसे 2 सदिश लेते हो आप, और 2 सदिश जैसे ये मान लीजिए कि इस ब्लॉक पे 2 बल लगाए जा रहे हैं, और एक बल इधर, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, एक बल इधर लगाया जा रहा है 2 न्यूटन का, और 2 न्यूटन का बल इधर लगाया जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। ऐसे ही अब हम कह रहे हैं कि एक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो इधर है, दूसरे का जस्ट इसके अपोजिट है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो गया? एक का ऊपर की तरफ है तो दूसरे का नीचे की तरफ है, तो क्या हो गया? इसी तरह से पूरे पदार्थ का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा? 0। यानी परमाणु तो चुंबक की तरह काम कर रहा है, लेकिन पूरा पदार्थ चुंबक की तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। इसकी वजह से क्योंकि वो अनियमित रूप से वितरित होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब दूसरी बात कि अगर इनको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्या होगा? अब उसको समझिए। जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, तो आप एक चीज जानते थे, मैं उसको दोबारा से आपको एक बात ध्यान दिलवा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हो, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें एक छड़ चुंबक को रखो, तो ये छड़ चुंबक रख दी इसमें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप अच्छी तरह से जानते थे जैसे ही छड़ चुंबक रखेंगे तो इस वाले पोल पे तो इधर फोर्स लगने लग जाएगा, और इस वाले पोल पे इधर फोर्स लगने लग जाएगा, यानी वो घूम करके, यानी उस पर एक बल आघूर्ण लग गया, और बल आघूर्ण की वजह से वो चुंबक घूम गई, और घूम करके किधर चली गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इसको नॉर्थ, तो ये ऐसे आ गई नॉर्थ और साउथ, और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर हो गया m, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस डायरेक्शन में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गया। पर यही चीज समझनी है। तो जैसे ही आप इस पदार्थ को कहां रखोगे, ये आपका पदार्थ था, और आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया जिसकी दिशा इधर है, इन सभी छोटी छोटी चुंबकों पर एक बल आघूर्ण लग जाएगा, और बल आघूर्ण के कारण ये घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगी, सब रोटेट हो जाएंगी, और सभी घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगी। ऐसे अब जब सभी घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गई, अब इसके अंदर m आ गया, अब इसका m इज नॉट इक्वल टू 0, और वो भी किस दिशा में आ गया? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने का मतलब हुआ है दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो गए, इसका मतलब अट्रैक्ट हो गए। और आप ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि जब उनको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फील्डली अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही तो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, और ये चीज आपने एक्सप्लेन कर दी कंप्लीट।